Okay, assalamu alaikum. Welcome to Web Technologies Part 3 students VS IT. बेसिकली आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब टेक्नोलॉजीज़ का और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्या करना है हमें, कोर्स प्लान क्या है और हाउ आई विल एक्चुअली बी टेकिंग दिस कोर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटके लेने का इरादा है। हटके से मतलब ये कि नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से हटके थोड़ा-सा इसको एज़ ए प्रॉपर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करके मैंने इसको टीच करना है। उसके हिसाब से कुछ इसकी आउटलाइन मैंने ड्रॉ की हुई है कि मैंने कंप्लीटली इन 3 महीनों के अंदर हमने इसको क्या कवर करना है, अराउंड 14 वीक्स बनते हैं। तो इन 14 हफ्तों के अंदर स्ट्रिक्टली हमने क्या करना है, ठीक है? वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ और फिर बेसिकली इट विल बी फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लासेस एज़ वेल। तो कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स तक हम कुछ फिजिकल क्लासेस भी लेंगे, साथ-साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी और बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं, वो मैं आपको वक़्तन-वक़्तन उसके साथ शेयर करते रहेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट प्लान के साथ चलना है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मोस्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो मी। इफ यू डोंट स्टिल, मैं एम अ प्रोफेसर नाउ इन आईटी और आई हैव डन माय पीएचडी इन 2015। ठीक है, बेसिक मेरा जो काम है वो 3D ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग और मल्टीमीडिया साइड, एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा है। लेकिन साथ-साथ मैं वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहा हूँ और लास्ट चंद सालों से जो है वो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल और फ्लटर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया है मेरा। ठीक है, सो एनीवे, होपफुली वी विल यू विल नो मी लिटिल बिट बेटर एज़ वी गो अलोंग। कोर्स सिलेबस थोड़ा-सा प्लान के बारे में मैं डिस्कस कर दूँ कि जो बेसिक प्लान मैंने सेटअप किया हुआ है, इट्स डिवाइडेड इनटू 14 वीक्स। नाउ आइडिया इज़ अगेन कि मैं आपको जो है कोर्स स्ट्रेट एक यूनिवर्सिटी कोर्स की तरह से नहीं लेके चलेंगे, हम इसको एज़ अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स की तरह लेके चलेंगे। जैसे सर्टिफिकेशंस के लिए कोर्सेज़ किया जाता है, ठीक है? सो दैट्स वन की थिंग कि ये नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह से नहीं चलेगा। इस कोर्स को हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी वाइज़ लेके चलेंगे जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल कोर्स इट इज़। व्हाई? बिकॉज़ वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली इम्पोर्टेंट कोर्स इन योर एंटायर सिलेबस, क्योंकि ये वाहिद कोर्स है जो आपका एंटायर करियर बना सकता है। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हमने डिस्कस करना है ब्रीफली। और ये एक कोर्स जो है वो आपको एक कंप्लीट करियर पाथ डिफाइन कर सकता है। इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता रहूँगा वेब डेवलपमेंट के ऊपर, वेब डेवलपर का करियर पाथ क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे उठानी है। तो अगेन बेसिकली यस, ये पूरा 14 वीक्स का कोर्स है, यू हैव टू स्टिक अराउंड। और इस कोर्स को मैंने ब्रेक किया हुआ है वीकली शेड्यूल्स के ऊपर। सो वीक 1 जो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर बेसिकली हम एचटीएमएल को कवर करेंगे। साथ-साथ लैब भी है। तो बेसिकली मैं आपको अब लैब टास्क्स भी दूँगा थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू योर जो चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एलएमएस अवेलेबल है, उसके थ्रू मैं आपको जो है ये कोर्स मटेरियल्स, लेक्चर्स सारे प्रोवाइड करूँगा, साथ-साथ लैब का। तो बेसिक आइडिया ये है कि एवरी वीक एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू दिस लैब। अगर आप ये कोर्स मेरे साथ फॉलो करना चाह रहे हैं और इन 3 महीनों के अंदर एक प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यू फॉलो माय पाइपलाइन, यू फॉलो माय रोड मैप। आई विल बी टीचिंग यू द बेसिक्स एंड आई विल गिव यू सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स और फिर मैं आपको टास्क्स दूँगा, प्रोजेक्ट्स दूँगा छोटे-छोटे से वीकली जो कम से कम आपने स्पेंड करने हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि वीकली यू हैव टू स्पेंड सर्टेन टाइम ऑन दीज़ प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीट देम। और उसके लिए कोई आप लोगों के पास जो है ना लीनियंसी नहीं होगी। ये स्ट्रिक्टली एक रूल प्लान फॉलो तमाम स्टूडेंट्स को करना है। सबमिशन की गाइडलाइंस भी एज़ आई सेड मैं आप लोगों को वक़्तन-फ़वक़्त देता रहूँगा कि किस तरह प्रोजेक्ट आपने सबमिट करना है अपने एलएमएस के ऊपर, या आई विल बी क्रिएटिंग अ डिस्कॉर्ड ग्रुप एज़ वेल ताकि हम उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकें, या यूट्यूब के ऊपर प्राइमरीली बेसिकली वहाँ भी आप सबमिशन का मैं कुछ प्रोसेस देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हुई। सो फर्स्ट वीक वी स्टार्ट विद एचटीएमएल, उसके मैं टास्क दूँगा। तो इस हफ्ते हम एचटीएमएल से एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आती है, एक्सीलेंट, नहीं आती, एचटीएमएल एक फंडामेंटल चीज़ है जिसको सीखना बहुत लाज़मी है। मैं एचटीएमएल के ऊपर भी आता हूँ। ठीक है? सो आज हम इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीक हम सीएसएस पे ऊपर जाएँगे कंप्लीटली और नेक्स्ट 2 हफ्ते जो हैं वो सीएसएस और बूटस्ट्रैप के ऊपर काम होगा। तो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट 2 घंटे की तकरीबन बेसिक्स ऑफ सीएसएस से लेके जितना भी मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीएसएस है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सीएसएस हम वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सीएसएस में एक मेजर चीज़ आ जाती है बूटस्ट्रैपिंग की। ठीक है? तो वीक 2, 3 और 4 एक्चुअली हम ये है ना ये 3 हफ्ते जो हैं, ये अगले 3 हफ्ते हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करेंगे सीएसएस और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है? और बूटस्ट्रैप के साथ-साथ एक क्लास इसमें मैंने लेनी है टेलविंड सीएसएस की भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त और ऑसम एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप भी सीएसएस का एक्चुअली फ्रेमवर्क है, मेक्स थिंग्स लॉट मोर ईज़ी। तो वी विल सी कि यार हम बूटस्ट्रैप और सीएसएस का इस्तेमाल करते हुए कैसे वेबसाइट्स डिज़ाइन करें। एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है? उसमें अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, सारी उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, फ्लेक्स बॉक्स से लेकर प्रोजेक्ट्स तक। तो हर हफ्ते आपको एक लैब भी मिलेगी, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट टास्क मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। एवरी वीक आपने वो प्रोजेक्ट करके मुझे सबमिट करना है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू हैव टू
डू अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जिसको मैं कहता हूँ एलसीपी, बेसिकली प्रोजेक्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी है। लर्न करना है, कोडिंग प्रैक्टिस करनी है और फिर उसका प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर आपने एग्जैक्टली फॉलो करने हैं मेरे साथ। वीक 4 तक हम सीएसएस और बूटस्ट्रैप के ऊपर काम करते हुए ये बेसिक सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। अराउंड 2 to 3 आवर्स पर वीक मैं आपको टीच करूंगा और इतने ही तकरीबन 3 to 6 आवर्स आपने प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के, जो टास्क में आपने देने हैं। फिर वीक 5 से हम स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जेक्यूरी पढ़ेंगे वीक 6 के अंदर, जेसन, एजेक्स, रिएक्ट जेएक्स। तो अगले 4 हफ्ते फिर हम कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट और उसके मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करते हुए हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पेजेस को इंटरैक्टिव बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थिंग इन वेब डेवलपमेंट इन योर फुल स्टैक आर्सेनल, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट बज़ाहिर इंडिविजुअली अब कुछ भी नहीं रही, एक्चुअली उसके फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे जेक्यूरी हुई, ठीक है, जो हमारे वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाती है, एनिमेशन से लेकर बहुत सारे कंट्रोल जो है वो जेक्यूरी के थ्रू अब हम क्रिएट करते हैं। ए जेसन हो गया, अब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। एजेक्स हो गया, हमारे एसिंक्रोनस पेजेस बनते हैं ताकि पेजेस को रिफ्रेश किए बगैर हमारा कंटेंट, वेब पेजेस अपलोड जैसे हो रहे हैं फेसबुक वगैरह, ट्विटर, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और कंटेंट डायनामिकली अपलोड हो रहा है, तो उसमें एजेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिएक्ट जेएस आजकल जेएस का बहुत पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है, जेक्यूरी का, जावास्क्रिप्ट का, जो बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम आता है। सिंगल पेज वेब कंटेंट के लिए बनाता है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स उसमें आ जाते हैं, हम कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट को फिर रीयूज करते हैं अपने अंदर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल, ठीक है। तो बहरहाल इसके ऊपर एक वीक 8 के अंदर हम रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ वी डिजाइन दिस कंपोनेंट्स हियर। देन फ्रॉम वीक 9 टू वीक 14 वी विल मूव टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पीएचपी के ऊपर कंप्लीटली एक हफ्ता पूरा होगा, फिर उसमें माईसीक्वल होगा, फिर पीएचपी के थ्रू हम कर्ड ऐप के ऊपर काम करेंगे। एमवीसी फ्रेमवर्क हो गया, फॉर एग्जांपल कोड इग्नाइटर प्राइमरीली मैं यूज करता हूँ, सूट्स मी अलॉट, लेकिन कोई और जब तक देखेंगे कहाँ तक पहुंचा है। So we will talk about MVC framework as well, and then finally in week 13 we will go into full stack integration कि हम HTML CSS ये सारा जो भी तक हम पढ़ कर आए उसके थ्रू यूजिंग PHP एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के ऊपर हम काम करेंगे। देन उस प्रोजेक्ट को किस तरह से हम डेवलप करें, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे बैकएंड का सिस्टम हो, डेटाबेस से कैसे बात की जाती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सिमिलरली वी विल आल्सो टॉक इन वीक 14 नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस अगेन अल्टरनेटिव टू पीएचपी है। वी विल सी कि मैं नोड जेएस को कितना कवर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हम इंट्रोडक्टरी 2 क्लासेस नोड जेएस की भी कवर करेंगे ताकि ये फुल स्टैक के अंदर हमारे पास सारा एक कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वीक 15 जो होगा विल बी बेसिकली रिवीजन वीक। तो ये 14 हफ्ते का एक कंप्लीट पाइपलाइन है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगेन एज आई सेड, व्हाट्सएप ग्रुप पे हुआ या एलएमएस पे हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरा ब्लॉग है, मैं उसकी लिंक भी दे देता हूँ, कोड विद डॉक्टर ज़िशान वटीद, उसके ऊपर भी मैं इसको कंटेंट को पूरा शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर सको, ठीक है। तो ये हमारा एक रफली कंप्लीट प्लान है, ठीक है। तो इस हफ्ते बेसिकली हमने स्टार्ट करना है HTML के साथ और हम HTML के ऊपर जाएंगे। मैं बेसिकली मेरे अगेन 2 प्राइमरीली यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है ज़िशान एकेडमी करके, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। दूसरा ये जो उर्दू में है प्राइमरीली सारा, ठीक है, उसके ऊपर मेरा काफ़ी सारे वेब के ऑलरेडी कंटेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग इसी चैनल पे भी मैं कर रहा हूँ, जो ज़िशान एकेडमी करके। साथ-साथ दूसरा मेरा एक चैनल है लर्न विद W3 स्कूल्स, ठीक है। तो अगर आप चले जाएँ इंग्लिश चैनल में, तो ये मेरा है एक LEARN लर्न विद W3 स्कूल्स, ठीक है। ये यूट्यूब का एक चैनल है। अ, इसके ऊपर मेरे मोस्टली तकरीबन सारे इंग्लिश के कंटेंट्स, इंग्लिश में पूरे यही लेक्चर्स मौजूद हैं। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस इन तमाम के ऊपर जो है नाउ आई एम मेकिंग कंप्लीट वीडियोस प्रॉमली ऑन इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी मौजूद है चैनल मेरा लर्न विद W3 स्कूल, जिसको मैं W3 स्कूल वेबसाइट उसको रेफरेंस करके उसके नोट्स यूज करते हुए वीडियोस बना रहा हूँ, होपफुली मच बेटर देन दिस वन। लेकिन ये भी उर्दू का चैनल है, इसमें भी फिर हम सारा भी एक तकरीबन मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। तो डू चेक दिस चैनल्स आउट, और जो ज़िशान एसी दी एकेडमी, ठीक है, 2 चैनल्स हैं मेरे पास। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो ये वीडियो भी इस टाइम आज साइड आप ज़िशान एकेडमी पे लाइव देख रहे हैं तो ऑलरेडी है, डू सब्सक्राइब नाउ। द लॉजिक इज यू वॉच दिस वीडियो, लीव अ कमेंट, तो मुझे पता चलेगा आपने कितनी वीडियोस देखी है, कोई चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई, लाइव है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताओ कि क्या चीज़ ओके हो रही, क्या चीज़ नहीं हो रही, ताकि फिर हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो बिफोर यू गो फर्दर, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक्सीलेंट, नहीं किया हुआ डू सब्सक्राइब, लीव योर कमेंट्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस पूरे पाइपलाइन को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हमने इंटरेक्शन बनानी है, जितना आप मुझसे क्वेश्चन करोगे उतना मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो अगले 14 वीक्स तक होपफुली वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड होपफुली ट्राई टू मेक यू अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद HTML। Okay, so
Web technologies basically is a course that allows us to go through multiple different technologies. तो इस कोर्स को जैसे मैंने कहा कि हम कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, इसमें हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को कवर करेंगे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम वेबसाइट डेवलपमेंट को पूरा समझेंगे। ठीक है, बाय दैट वी मीन कि वेबसाइट बनाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजीज, जितने टूल्स, जितने फ्रेमवर्क्स हमें चाहिए होंगे, वो तमाम के तमाम तो खैर नहीं, वो बहुत सारे हैं, बेसिक कुछ उसमें से जितने भी हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स को बेसिकली आपने जो भी चलेगा, होपफुली मैंने इसको ब्रेक किया, मैं अभी पाइपलाइन पे आता हूं। यू डोंट हैव टू टेक इट कि यार ये एक सिर्फ सब्जेक्ट है, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, इसको एज अ करियर डायरेक्शन लेके चलना है कि यार ये अब जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मेरे आगे की करियर को ये डिफाइन करेगा। ठीक है, ये अप्रोच ये हमने रखनी है कि यार अब जो मैं सर से पढ़ूंगा, ये मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की नीयत से नहीं पढ़नी, ये मैंने इस नीयत से पढ़नी है कि यार ये मैं समझो किसी प्रॉपर सेंटर पे किसी जगह पढ़ रहा हूं और मुझे ये करियर में, मुझे आगे ये पढ़ने के बाद अब मैं जॉब के लिए अप्लाई हो जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए भेज सकता हूँ। तो मेरी कोशिश अब यही होगी कि मैं इस सिलेबस को, इस कोर्स को कुछ इस तरीके से आपके साथ डील करूं कि आपको वो तमाम चीजें हम कवर करा सकें जो कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने में हमें चाहिए होती है। एक वेबसाइट जो प्रॉपर हम वेबसाइट कहते हैं उसमें बनाने में हमें चाहिए होती है, बिल्कुल जीरो से लेके, ऑब्वियसली क्योंकि मैं अभी इस पे आता हूं कि कितने लोगों को क्या क्या आता है, लेकिन जब हम जीरो से लेके चलेंगे ताकि जो इसको नहीं भी आता तो वो भी हमारे साथ काम करके चले। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने एक पाइपलाइन बनाया हुआ है। ठीक है, एज आई सेड, ये स्टैंडर्ड कोर्स करिकुलम से थोड़ा सा हटकर इसका स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट किया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज है तो कुछ टेक्नोलॉजीज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। मैं ये कंप्लीट लेक्चर प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिटेल्ड वाला, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मटेरियल नोट्स जितने भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में हम वीक 1 से HTML स्टार्ट करेंगे। HTML इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया की हर वेबसाइट HTML पे बनी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एवरी वेबसाइट अभी भी बगैर HTML के कुछ भी नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, मैं अभी उस पर आता हूं, उसकी तारीफ पे हम बात करते हैं। वीक 2 में, नेक्स्ट वीक से हम CSS पे जाएंगे। वीक 3 में हम CSS से बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप CSS का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, CSS एक रॉ फॉर्म है। CSS इस्तेमाल होती है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। HTML का मेन मकसद है वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए, कि वेबसाइट है ना, एक डेटा है, उसको वेब के ऊपर स्ट्रक्चर कैसे करूंगा, हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक कैसे लिखा जाए, कहां पे हेडिंग आए, कहां पे इमेज आए, टेबल कहां पर आए, ये स्ट्रक्चर करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं उसकी डिजाइनिंग, कलर, थीम, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, इमेज, आइकॉन, लोगोज, पूरा एक लेआउट कैसे बनाया जाए, वो हम एक्चुअली बनाते हैं CSS से। फिर CSS के भी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, उसमें एक कॉमन फ्रेमवर्क हम मोस्टली यूज होता है बूटस्ट्रैप करके, उसको ऊपर पे हम बात करेंगे। देन बूटस्ट्रैप के साथ एक फ्रेमवर्क आता है, वीक 4 में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप भी, और उसके साथ साथ टेलविंड CSS भी। छोटा सा एक फ्रेमवर्क है, बहुत पावरफुल है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल जाते हैं, वो ब्लॉक्स यूज करके हम वेबसाइट चुटकियों में डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दीज 2 फ्रेमवर्क्स एज वेल वीक 4 के अंदर। ये 4 हफ्ते HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, हर हफ्ते हम इस पर प्रोग्रेस होता रहेगा। फिर वीक 5, 6, 7 जो है, हम स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। HTML वेब के ऊपर डेटा को स्ट्रक्चर करता है, CSS उसकी डिजाइनिंग कर रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका कंट्रोल प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग देता है कि अगर यूजर इस पे क्लिक कर रहा है तो मैं क्या करूं, अगर यूजर यूं कर रहा है तो मैं क्या करूं। ठीक है, इस इंटरेक्शन को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट बजाते खुद एक अलग दुनिया है, जावास्क्रिप्ट अलग ही एक जहान है। ठीक है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, तमाम की तमाम पढ़ना, तमाम की तमाम कवर करना मुमकिन नहीं है, ये अभी से हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम उस चीज को कवर कर सकें, जितनी टेक्नोलॉजीज उसके बारे में पढ़ सकें। तो हम जावास्क्रिप्ट को एक हफ्ता डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसमें हम jQuery पढ़ेंगे, ये जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क कहलाता है, एक उसके ऊपर हम काम करते हैं जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हुए वेब पेजेस को मोर इंटरैक्टिव बनाने के लिए, एनिमेशन देना, स्टाइल देना,
कंट्रोल फ्लो को डिजाइन करना, बहुत जबरदस्त चीज है जेक्यूरी। तो जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर फिर जेक्यूरी काम करती है। साथ साथ एक चीज आती है जेसन। जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक चीज होती है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को कैसे हैंडल कर रहा है, ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक क्लास उस पर लगेगी। फिर एक आता है एजेक्स, अगेन एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक लाइब्रेरी पे काम करते हैं जिसके तहत आपके कंटेंट को डायनामिकली अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि बगैर पेज को रिफ्रेश किए हुए आपका डेटा तब्दील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पे जा रहे हो, तो व्हेन यू आप फेसबुक पे गए तो आप पेज को स्क्रॉल करते जा रहे हो और पोर्ट्स रीलोड होती जा रही है। तो प्राइमरीली उसके पीछे एक एजेक्स है कि वो डायनामिकली डेटा सर्वर से ले रहा है और लोड कर रहा है। आपको पेज हर दफे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप ईमेल खोला हुआ है, नई ईमेल आई फौरन लिस्ट में आ जाती है, आपको पूरा पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नई ईमेल आई फिर रिफ्रेश हो गई। तो ये एजेक्स के थ्रू होता है कि सेलेक्टेड पार्ट को वो रिलोड कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो अगेन जावास्क्रिप्ट का यहां भी इस्तेमाल, ये एक और टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट की। फिर आ जाते हैं रिएक्ट के ऊपर। अब रिएक्ट आजकल द मोस्ट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है इन सॉफ्टवेयर हाउसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप अप्लाई करोगे या अभी जाओगे या ताल्लुक बनाओगे तो फर्स्ट थिंग वो आजकल यूज हो रही है रिएक्ट जेएस स्पेसिफिकली। रिएक्ट इस्तेमाल होती है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। पहले हमने सीएसएस की बात की थी, तो सीएसएस रॉ डिजाइनिंग करता है। रिएक्ट का काम है कि वो मॉड्यूलर कंपोनेंट्स बना के सिंगल पेज लेआउट में वेबसाइट को स्ट्रक्चर करता है, डिजाइन करता है। इंटरनली उसके अंदर भी HTML CSS ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो मॉड्यूलर कंपोनेंट्स बनाता है। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जांपल उठाओ, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं ना, एक दीवार बनती है, कमरा बनता है, तो ईंटें एक ब्लॉक्स बना, तो हम बहुत सारी ईंटों को मिला के कोई चीज बनाते हैं। तो रिएक्ट से ऐसे हम छोटी छोटी ईंटें अलग अलग बनाते हैं, जहां पे जो चीज जरूरत पड़ी वो ब्लॉक उठाया, उससे हमने जोड़ के पूरा एक इमारत बनाई। इस तरह से कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे वीक 9 से 12 तक PHP के ऊपर। ये वीक होगा जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे। ठीक है, सर्वर साइड से मकसद ये कि अब तक जितना हम काम करेंगे वो फ्रंट एंड काम होता है। जब भी हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। फ्रंट एंड वो चीजें जो यूजर को नजर आती है, मैं भी इस पर और बात करूंगा। फ्रंट एंड वो चीजें जो यूजर को नजर आ रही है, बैक एंड वो चीज है जो पीछे काम हो रहा है सर्वर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने यूनिवर्सिटी का LMS सबने एक्सेस किया होगा। जब LMS पे आप लॉग इन करते हो तो आपको एक पेज नजर आ रहा होता है, ये कहलाता है फ्रंट एंड। कहां पे लोगो है, कहां पे इमेज है, कहां पे सब्जेक्ट्स हैं, कहां पे मार्क्स है, रिजल्ट शीट है, ये वो चीज है जो हर स्टूडेंट को नजर आ रहा है। लेकिन इसका एक पीछे वाला हिस्सा भी है, बैक एंड, जिसको हम कहते हैं सर्वर साइड। जिससे क्या हो रहा है कि जब यूजर लॉग इन करता है तो यूजर की कौन सी तस्वीर मुझे दिखानी है, वो तस्वीर मुझे सर्वर से लेकर आके दिखाएगा। यूजर का नाम क्या है वो सर्वर से आएगा, यूजर कौन सी क्लास में है, कितनी फीस पे की है, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, कितना रिजल्ट है, ये सारा जो डेटा हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली आता है वो सर्वर से आता है। तो बैक से डेटा आ रहा है, फ्रंट पे यूजर को दिखा रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्राइमरीली हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं। पीछे सर्वर डेटाबेस पे बात करने के लिए हमें PHP की जरूरत पड़ती है, तो हम PHP पे काम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम PHP का। PHP के साथ साथ फिर MySQL डेटाबेस है, वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, PHP भी ओपन सोर्स है, फ्री है, बहुत आसान है सीखना, इसीलिए उसका इस्तेमाल कॉमनली होता है। साथ साथ MySQL डेटाबेस आपने पढ़ी भी होगी। अगर डेटाबेस पढ़ी हुई है तो वही सेलेक्ट क्यूरीज, वही इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्यूरीज आती हैं, वही ज्वाइन इस्तेमाल होते हैं, वही ग्रुप बाय होता है, ऑर्डर बाय, बेसिक स्ट्रक्चर क्यूरीज का सेम। नहीं भी आता तो MySQL के तहत हमें क्यूरीज निकाल के आ जाती हैं, हम उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हफ्ते अब हम सर्वर के ऊपर बात करेंगे कि यार अब सर्वर से डेटा फेच करके यूजर को कैसे दिखाया जाए। इसमें फिर हम बनाएंगे कर्ड ऐप। एक कर्ड ऐप जो हमारे पास बनती है उसका मतलब ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। एक सिंपल सी ऐप बनती है कि आप वेबसाइट के ऊपर डेटा में
रीड कैसे करूं, सर्वर से रीड करके कैसे दिखाऊं, डेटा आ गया अब उसको अपडेट कैसे करूं, कि यूजर में आप फॉर्म सेलेक्ट किया, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ओके किया, तो वो सब्जेक्ट्स अपडेट होकर आपकी लिस्ट में आ गए, ये कहलाते हैं अपडेट करना। जब यूजर कोई चीज अपडेट करे तो सर्वर पे भी अपडेट हो, क्लाइंट पे भी अपडेट हो। आपने नाम अपना चेंज करना है, वेबसाइट पे लॉगिन किया, प्रोफाइल पे नेम चेंज किया, सेव किया, पिक्चर चेंज करनी है, अपडेट किया, फिर तस्वीर चेंज की, तो ये अपडेट वाला ऑपरेशन चलता है। तो यूजर फ्रंट एंड पे डेटा चेंज कर रहा है, वो बैक एंड पे जाके किस तरीके से कंटेंट को चेंज कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं कि यार ये बैक एंड का डेटा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम कर्ड ऐप एक एग्जांपल यूज करेंगे, उसमें कोई भी एग्जांपल हो सकता है, स्कूल का, हॉस्पिटल का, रिजर्वेशन का, टिकट रिजर्वेशन का हटा के बेसिक एक कर्ड ऐप प्रीपेयर करेंगे। फिर एक पाइपलाइन हम समझेंगे जिसको हम कहते हैं एमवीसी मॉडल। एमवीसी मॉडल हमारे पास कहलाता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मोस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में इंडस्ट्री के अंदर जितने भी यूज हो रहे हैं, वो टिपिकली जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाते, उसको स्ट्रक्चर्ड करके बनाते हैं ताकि उनका कोड रीयूजेबल भी हो, कोडिंग आसान भी हो। दूसरा, किसी भी प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम नहीं करता, हर प्रोजेक्ट पे 3 से 4 से 5 से 50 लोग तक की टीम भी काम करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मुझे कोड को ऐसे रखना है कि यार मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर सकें, तो हम उसको एक स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं, उसको एमवीसी मॉडल कहा जाता है। मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर मींस जो फाइल्स यूजर को नजर आ रही है स्टैटिक, वो मैंने अलग फोल्डर में रखी, जो सर्वर की फाइल्स हैं वो मैंने अलग फोल्डर में रखी, जो डेटाबेस से बात कर रही है वो मैंने अलग फोल्डर में रखी। मतलब ये स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं और उन फाइलों को उठा के फिर मेन फाइल पे कैसे जोड़ा जाए, ये एमवीसी मॉडल कहलाता है। इससे हमारा प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग बहुत आसान होती है और ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस में। जब आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि यार एमवीसी पे काम किया है, ठीक है। तो ये एक चीज हम इस हफ्ते पूरा पढ़ेंगे। फाइनली फिर हम इसको पूरी जो कोर्स था उसको कंपाइल करेंगे इनटू समथिंग कॉल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। एक्चुअल में एक टर्म आजकल हम यूज कर रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक। किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए जब आप जाते हो तो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, किस फील्ड में हो, तो आप बोलते हो यार मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो काम है वो सिर्फ एक टॉपिक पे, एक टेक्नोलॉजी पे नहीं है, पूरे स्टैक पर है। स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर चीजें रखी हुई, किताब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, या बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे, तो ये स्टैक कहलाता है। तो फुल स्टैक का मतलब ये कि आपको पूरा स्टैक आता है। पूरा स्टैक में हमारे पास HTML आ गया, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, एजेक्स, जेसन, रिएक्ट, PHP, MySQL, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, ये पूरे स्टैक को डिफाइन करती है। ये बताती है कि भाईजान ये पूरा स्टैक है मेरे। वंस यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस नाउ बिकम्स अ कंप्लीट स्टैक, जिसको हम फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। बात समझ आई? इसमें फिर एक चीज आजकल एडिशनल हमने रखी हुई है और जिसको हम कहते हैं Node.js। Node.js डिफाइन करता है कि Node.js डिफाइन करता है कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए सर्वर साइड पे बात करें, ठीक है। Node.js जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए सर्वर साइड पे बात करता है। PHP एक टेक्नोलॉजी है, आजकल Node.js पे भी बहुत काम हो रहा है। Node.js भी सर्वर साइड बात करती है, लेकिन अब PHP के बगैर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए डायरेक्टली डेटाबेस पे डेटा राइट करना, रीड करना और उसको प्रोसेस करना, इस चीज को हम कहते हैं Node.js। इसका भी एक हफ्ते में हम कुछ कोशिश करेंगे। अब ये पूरा स्टैक बन जाता है हमारे पास। एज यू कैन सी इट्स अ डिटेल्ड कोर्स। ये पूरा कवर कराना एडवांस लेवल पे पॉसिबल नहीं है, मैं अभी बता दूं, ठीक है। लेकिन आपको पहले ही अभी से ही प्लान बताने का मकसद ये कि आपके जहन में हो कि यार मैं सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, मैं अब अपने करियर के हिसाब से ये 6-15 हफ्ते जो है ना मुझे लगाने, एंड आई विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। जितना हो सका मुझसे मैं आप लोगों को उस लेवल पे गाइड करूंगा। रिसोर्सेस, मटेरियल्स, नोट्स, हैंडआउट्स, लैब मैनुअल्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, और उसका फिर इस्तेमाल करते हुए आपने आगे बात करनी, आपने इस्तेमाल करना। तो इसमें मुझे आप लोगों का ताउन भी चाहिए होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? परफेक्ट हो गई कहानी। अब आ जाते हैं फ्रंट और बैक के ऊपर।
तो हमने ऑलरेडी थोड़ा इस पे बात की हुई है। फ्रंट एंड का मतलब वो जो यूजर को नजर आ रहा है, बैक एंड का मतलब ये वो जो सर्वर साइड पे काम है। ठीक है, तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को फ्रंट एंड से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जिसके तहत हम वेबसाइट की डिजाइनिंग स्ट्रक्चरिंग पे काम होगा। 3 से 4 हफ्ते हमने उस पे पार्ट लिया। फिर आगे चल के हम इसको और फर्दर जो है रिफाइन करेंगे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, फ्रंट एंड का अगेन मतलब हुआ वो चीज जो यूजर को नजर आ रही है। यूजर को नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो जब आप फेसबुक पे जाते हो तो आपको नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपको पोस्ट नजर आ रही है। फिर आप अपनी न्यू पोस्ट ऐड करते हो तो आपको नहीं पता कि वो पोस्ट कहां गई, आपके सामने वो वॉल पे फौरन आ गई। तो फ्रंट एंड इज वन थिंग, देन बैक एंड मीन्स वो चीज कि जब आपने पोस्ट पे लाइक किया तो वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे गई, डेटाबेस में सेव हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम यूजर को पता चले कि किसने सेव की, उस यूजर को नोटिफिकेशन गई। ये सारा काम बैकएंड पे हो रहा होता है। फुल स्टैक के अंदर एज अ प्रोफेशनल डेवलपर ये 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम बात करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, इस चीज की क्लियर डेफिनेशन रखते हैं। जब हम फुल स्टैक पे बात करते हैं तो फुल स्टैक का हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट समझना लाजमी हो जाता है। यार ये पूरा स्टैक काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हम रिविजिट करेंगे अगेन एट द लास्ट एज वेल, जब सारी टेक्नोलॉजीज हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अगेन बिकॉज मैंने कहा कि ये मैं कोर्स करके नहीं पढ़ा रहा, इसको मैं एज अ प्रॉपर करियर पाथ के तौर पे लेके चलेंगे, तो इसमें जो बेसिक पाइपलाइन है मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। कुछ चीजें जितनी हम डिटेल में हम करा सके हम करेंगे, कुछ चीजों को आपको खुद से स्टडी करना होगा। ठीक है, इसको स्टैक का जो पाइपलाइन स्टैंडर्ड हमारे पास बैठता है वो स्टार्ट होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। फिर हम बूटस्ट्रैप्स या टेलविंड CSS इस पे काम करते हैं। उसूलन इसका अगर हम उठाएं आराम से 1 से 2 महीने हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बात करते हैं, फिर बूटस्ट्रैप पे 1 महीना का लगाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट को लेकर एंगुलर JS या रिएक्ट JS पे काम करते हैं। अब एंगुलर JS भी जावास्क्रिप्ट का एक और फ्रेमवर्क है। बाय द वे मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट अलग एक दुनिया है, रिएक्ट JS है, एंगुलर JS है, VS.js है, इसके बहुत Node.js है, इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तमाम के तमाम कवर कराना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पता होना लाजमी है। तो इनका नाम, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ एडिशनल मटेरियल्स में हम प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन बेसिक पाइपलाइन में इनमें से कोई एक, या रिएक्ट या एंगुलर, तो हम रिएक्ट पे 1 हफ्ता पूरा बात करेंगे, उसको देखेंगे कैसे काम किया जाता है। उसके बाद Node.js या PHP, तो हम PHP पे एक्चुअली 2-3 हफ्ते लगाएंगे, 4 हफ्ते तकरीबन, और 1 हफ्ता हम नोड पे काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि नोड का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आपको आ जाए, यार नोड क्या है, कैसे काम करती है, कैसे स्ट्रक्चर है। वंस यू अंडरस्टैंड PHP तो नोड का भी कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। अगर जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई है तब तक तो Node.js को फॉलो करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए Node.js मैंने बिल्कुल एंड में रखी है कि हम पूरा जावास्क्रिप्ट PHP ये सारा कवर कर लें। तो वही कॉन्सेप्ट जब नोड में जाएंगे तो अच्छा PHP में यू करते थे, नोड में हम यू कर रहे हैं, तो टाई और रिलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली फिर SQL और MongoDB, ये पूरे पाइपलाइन है। अब मैं कितना यहां पे कवर करा सका दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं, मैं इसमें से एडिट कर दूंगा। बाय द वे मैं रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है, यूजुअली एक पुरानी हैबिट है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि आधे बच्चे आते हैं, आधे नहीं आते, तो टॉपिक रह जाता है। तो मेरी एक पुरानी हैबिट है, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लेता हूं, ताकि किसी को कोई चीज मिस हो गई है तो वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लेंगे। ये वाला ऐसा मैं एडिट कर दूंगा। हमारे 3 हफ्ते ऑलरेडी जा चुके हैं बाइकआउट की नजर में। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये 3 हफ्ते आखिर में ऐड होंगे या ये फी सबीलिल्लाह गए। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी में 3 साल आप गुजार चुके हो, आपको भी पता है क्या होता है। खैर अल्लाह तवक्कल पे उम्मीद है कि ये 3 हफ्ते हम कंपनसेट किसी ना किसी तरह पे कर लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली 3 हफ्ते हमारे गए, तो अगर आप कोर्स आउटलाइन दोबारा देखो, सर 3 हफ्ते का तो काम, ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग। सुबह मुझे पता चला कि अगले हफ्ता किसी को एक और दिन छुट्टी आ रही है, उर्स शरीफ हजरत। ठीक, अगर वो
उम्मीद है कि छुट्टी नहीं देंगे, अगर दे दी तो एक दिन और चला गया, अगर वो मंडे को आ गई, शायद मुझे मंडे का किसी ने कहा, तो तबाही है, 2 दिन हमारी ये क्लास। ठीक, पॉइंट ये कि ये कोर्स बहुत जबरदस्त है, बहुत मीनिंगफुल है। प्रॉब्लम इज हमारा यूनिवर्सिटी का कैलेंडर अलग चलता है। तो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, आई विल ट्राई टू गिव यू मटीरियल्स एंड हैंडआउट्स एज मच एज आई कैन। उसमें आप लोगों का तावन मुझे चाहिए होगा उस चीज को अचीव करने के लिए, ताकि हम ये पाइपलाइन के हिसाब से ये आपको बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक डेवलपर हम बना सकें। ठीक है, अभी मिड टर्म भी आएगा हजरत, बीच में एक हफ्ता वो छुट्टी होगी, 3 हफ्ते गए, मिड टर्म का एक हफ्ता, चौथा हफ्ता ये गया, ईद का आएगा एक हफ्ता, आई बिलीव वो छुट्टी होगी, तो मेरे नजदीक 5 हफ्ते तो ये ऑलरेडी खलास। ठीक है, अब बताओ बचे हमारे पास क्या? तो ये जो चीज यूजुअली मैं नहीं बताते हम लोग, लेकिन इसको पहले डिस्कस करने का मतलब ये कि क्लास हो ना हो, आपको पता हो कि यार मुझे इस हफ्ते ये चीज पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको मटेरियल दे दूंगा कि यार ये हफ्ते का मटेरियल है, क्लास नहीं है आज, मिड टर्म की वजह से क्लास नहीं है, पर ये हफ्ते का काम है, ये आपने पढ़कर आना है, नो एक्सक्यूज। ठीक है, अटेंडेंस ले लो कर। ओके, बात समझ आई? कहने का सारा मकसद ये। फिर ईद की छुट्टी आ जाएगी, एक हफ्ता पूरा क्लास गई, तो मेरा काम नहीं रुकेगा। आई विल गिव यू कि यार ये हफ्ता आप लोग नहीं आ रहे हो, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ईद पे गांव जाना होगा, छुट्टी करनी है, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन एकेडमिकली ये कोर्स का हफ्ता जाया हो रहा है, बाकी तो सब्जेक्ट्स हैं, ये क्योंकि मेरा करियर बनाएगा, तो इस हफ्ते का काम मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, वो हफ्ता आप लोगों ने काम करना है। ओके, चलें स्टार्ट। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज HTML? थोड़ी सी तारीफ HTML के बारे में कर लेते हैं थ्योरी के हिसाब से। HTML हमारे पास एक ऐसी दुनिया की लैंग्वेज है जो सीखने में सबसे आसान है, इस्तेमाल में सबसे आसान है, और आउटपुट में दुनिया की पावरफुल तरीन लैंग्वेज है। दुनिया की पावरफुल तरीन लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर वेबसाइट, ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है दुनिया में, कोई भी वेबसाइट बगैर HTML के नहीं बनती। किसी भी वेबसाइट को उठाओ, बेसिक उसका आउटपुट HTML में आता है, उसका स्ट्रक्चर HTML में डिफाइन होता है। एवरी सिंगल वेबसाइट इन द वर्ल्ड, जब से HTML बनी तब से लेके अब तक HTML का मुतबादिल कुछ भी नहीं आया। प्रोग्रामिंग में पहले C बनी थी, बेसिक आई, बेसिक से C लैंग्वेज बनी, फिर C को C++ बनी, फिर जावा बनी, पाइथन बनी, R बनी, कैमल बनी, टो बनी, C# बनी, ASP.NET बनी, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। वेबसाइट के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, प्राइमरीली एवरी वेबसाइट HTML। आज तक जब से बनी अब तक HTML के बाद कुछ भी नहीं, दंग है दुनिया, इतनी जबरदस्त चीज है। ठीक है, HTML को हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 2 तरह की लैंग्वेजेस उमूमन कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? प्रोग्रामिंग में और स्क्रिप्टिंग में क्या फर्क है? या चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? और कोई? जिसमें लॉजिक हो, जिसमें फंक्शनैलिटी हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम टिपिकली डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज दैट कंटेन्स लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्रॉपर डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम लॉजिकली डिसीजन मेक कर सकें, यूजिंग फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स। इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। इसी तरह से लूप्स आ जाते हैं, इफ एल्स आ जाता है, फिर डेटा टाइप्स आ जाते हैं। डेटा टाइप से हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, डिसीजन से उसके ऊपर डिसीजन मेक करते हैं, लूप से डेटा को इटरेट करते हैं, फिर वेरिएबल्स आ गए, फंक्शंस आ गए, फंक्शन से डेटा के ऊपर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करके इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ब्ला ब्ला चीजें, फिर उस सब को हम कंपाइल करते हैं।
यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, मींस उसका पूरा कोड पढ़ के फिर उसमें एरर जनरेट होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिफाइन इस तरह से, लैंग्वेज हैविंग लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग। By that we mean a language that contains if-else, loops, data types, string, array, functions, classes, methods, objects, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम करें। और इन सब को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है कि हम मखसूस स्ट्रक्चर के तहत उसको लिखें। जावा है, क्लास लिखना लाजमी है। क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम देना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना लाजमी है। तो वो भी पब्लिक होगा, फिर स्टैटिक आएगा, फिर उसके बाद वॉइड आएगा, फिर मेन आएगा। जावा पढ़ी है सबने, ये स्ट्रक्चर के साथ चलती है प्रॉपर। HTML on the other hand is known as a scripting language, means इसमें ना लूप्स है, ना लॉजिक है, ना कंडीशन है, ना इफ है, ना डेटा टाइप है, कुछ भी नहीं है, ना कंपाइल होती है, ना एरर देती है। ये सादा सिंपल लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखा जाता है, उसी तर्ज पे चलती है बस। कोई लूप्स, लॉजिक्स, कोई स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं। इसीलिए दुनिया की आसान लैंग्वेज है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यह कि एवरीथिंग इनसाइड दिस लैंग्वेज इज बेस्ड इन टैग फॉर्म। इसमें हर चीज टैग फॉर्म में होती है। टैग स्टार्ट, टैग एंड, बस दुनिया खत्म, ठीक है। टैग किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, किस ऑर्डर में लिख रहे हो, कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, कोई इश्यू नहीं, आपकी मर्जी, एज लॉन्ग एज यू राइट टैग्स इन HTML। तो HTML की तारीफ में हम यही कहते हैं, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। लफ्ज मार्कअप का मतलब ये कि इसमें टैग आता है, ठीक है। स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अगेन वी ऑल नो दैट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मेन मकसद डेटा को स्ट्रक्चर करना है। HTML का प्राइमरी मकसद डेटा को स्ट्रक्चर करना है। डेटा से, स्ट्रक्चर से क्या मुराद? जब वेबसाइट्स डिस्प्ले होना शुरू हुई, इंटरनेट बना, तो डेटा को दिखाना था इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह। अब डेटा कैसे दिखाया जाए? पहले तो सारा डॉस पे होता था, मैंने कहा डॉस पे तो सिंपली अल्फाज आ रहे हैं, थोड़ा बोल्ड करना है, किसी को हेडिंग देनी है, किसी को पैराग्राफ देना है, किसी का आइकॉन्स देने हैं, तो HTML बनाएगी। HTML का काम है सिर्फ डेटा को ब्राउजर के ऊपर स्ट्रक्चर करके दिखाना, बस सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के लिए, डिजाइनिंग नहीं। उसके लिए CSS डाली गई। स्ट्रक्चर से हम अपने कंटेंट को ब्राउजर पे दिखाते हैं। HTML की फाइल हम .html करके सेव करते हैं, बस डबल क्लिक किया, फाइल ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती है। अब जो ब्राउजर है, दर हकीकत ब्राउजर इज एन इंटरप्रेटर फॉर योर HTML। असल में ब्राउजर बनाया गया था इसलिए ताकि वो HTML के डेटा को दिखा सके। ब्राउजर का आज तक का भी जो प्राइमरी मकसद है वो यही है। ब्राउजर का प्राइमरी मकसद आज भी यही है, टू डिस्प्ले HTML कंटेंट, टू रेंडर, टू इंटरप्रेट HTML कंटेंट एंड शो इट टू द यूजर, बस। तो HTML का जो हम डेटा फाइल बनाते हैं, कोड आप किसी भी ब्राउजर, किसी भी एडिटर में लिख सकते हो, वर्ड में, पावर पॉइंट में, नोटपैड में, टेक्स्ट पैड में, नोटपैड प्लस प्लस में, VS कोड में, जहां दिल करे HTML लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं। सेव करते वक्त .html करके फाइल सेव होगी, दूसरी चीज। तीसरी चीज, उसमें टैग्स होंगे। टैग्स पे मैं भी आता हूं, ठीक है। रन करने के लिए डबल क्लिक करके ब्राउजर में जाएंगे, या ओपन विथ ब्राउजर, कोई भी दुनिया का ब्राउजर उठा लो, हर ब्राउजर का एक ही काम, HTML के कोड को इंटरप्रेट करें। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो लफ्ज हम और यूज करते हैं। व्हाट इज एन इंटरप्रेटर, व्हाट इज अ कंपाइलर? कंपाइलर का मकसद यह कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उमूमन कंपाइलर को इस्तेमाल करती है। इसका मकसद यह होता है कि वो पूरे कोड को पढ़ेगी, उसका सारा सिंटैक्स, स्ट्रक्चर चेक करेगी, अगर सही है तो उसके आउटपुट जनरेट करने के काबिल बनाएगी, वरना एरर फेंक देगी। अगर हम जावा की बात करें, जावा का पूरा कोड चेक होगा कि क्लास लिखा नहीं लिखा, नाम दिया नहीं दिया, ब्लॉक स्टार्ट किया नहीं किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सही किया नहीं किया। अगर सही है ठीक है, वरना एरर आ जाएगा कि भाई एरर बनाओ। अगर सही है तो उसकी बाइट कोड फाइल बनती है। इंटरप्रेटर हम कहते हैं जहां पे एक लाइन लिखी एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन लिखी एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन लिखी एग्जीक्यूट किया। HTML इंटरप्रेटर बेस्ड है, ब्राउजर ही इसका इंटरप्रेटर है जो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़कर इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है।
ठीक है, तो कोई भी ब्राउजर उठा लो, कहीं भी HTML का कोड लिखो, कोई लोड नहीं, एज लॉन्ग एज आप कुछ बेसिक चीजें HTML की याद करो। तो HTML को हम स्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चरिंग की कुछ शराइत आ जाती है। पहली चीज, HTML हैज नो रूल, ठीक है, इस चीज को क्लियर करो, मैं आगे और इस पर बात करता हूं। HTML कहता है साडा कोई रूल नहीं है, जैसे दिल में आए वैसे काम करो, ठीक। मकसद क्या हुआ कि कैपिटल स्मॉल HTML का कोई इशू नहीं है, कोई टैग पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी। प्रोग्रामिंग में हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जावा है तो पहले क्लास आएगी, फिर क्लास का नाम आएगा, ब्लॉक स्टार्ट होगा, ब्लॉक क्लोज होगा, हर चीज उसके अंदर आनी चाहिए। फिर उसके अंदर भी हमें पब्लिक लिखना है, स्टैटिक लिखना है, वॉइड लिखना है, मेन लिखना है। कहीं पब्लिक को आपने छेड़छाड़ किया तो मसला, स्टैटिक को छेड़छाड़ किया तो मसला, वॉइड के साथ छेड़छाड़ किया तो मसला। HTML कहता है कोई इशू नहीं भाई, बहुत फकीराना लैंग्वेज है। वो कहता है कि सिर्फ आपने टैग यूज करना है और टैग को एक स्टैंडर्ड तरीके से स्टार्ट और एंड करना है, ठीक है, बस। अब आ जाते हैं कि HTML जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसका रूल नहीं है, लेकिन अब ये एक प्रिकॉशंस बनाई गई हैं, एक रिकमेंडेशंस बनाई गई। ये कहा गया है कि यार जब HTML पे आप काम कर रहे हो तो बराए करम HTML को थोड़ा स्ट्रक्चर कर दो, ठीक है। स्ट्रक्चर ये कि भाईजान HTML में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है HTML टैग है ये, ठीक है। एवरी डॉक्यूमेंट हैज अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग HTML टैग, ये दे दो। नहीं दोगे तो कोई एतराज नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बराए करम मेहरबानी, अच्छी बात होगी अगर आपने डाल दिया, ठीक है, अच्छी बात होगी डाल दिया। उसके बाद आता है हेड टैग और बॉडी टैग। अब ये कहता है कि यार HTML लिखा, HTML के अंदर दो टैग और डाल दो, एक डालो हेड, एक डालो बॉडी। हेड टैग हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या चीज है? मेटा डेटा टर्म यूज की जाती है डेटा अबाउट डेटा के लिए, ठीक है। मतलब ये कि डेटा अबाउट द डेटा, जो वेबसाइट पेज आप दिखा रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हेड एक ऐसा टैग है जिसमें ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, ये टैग हम इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर के लिए। तो जो हेड टैग हम इस्तेमाल करने बैठे, इस टैग में हम डेटा डालेंगे कि यार ब्राउजर क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है, ठीक है। इसको हम मेटा डेटा के तौर पे तस्वर करते हैं। फिर आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर को मुझे दिखानी है वो मैं बॉडी के अंदर डालता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर ये बना कि HTML लिखा, टैग स्टार्ट किया, टैग क्लोज। हेड लिखा, हेड का टैग क्लोज किया। बॉडी लिखी, बॉडी का टैग क्लोज किया। हेड मेटा डेटा टैग है, ये यूजर को नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए, कि ब्राउजर को बताने के लिए कि ये जो मेरा वेब पेज है ना, इसमें मैं कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, कौन से पैकेजेस यूज कर रहा हूं, कौन से लिंक्स यूज कर रहा हूं, XYZ। मेटा डेटा, यूजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूजर का ताल्लुक आएगा बॉडी टैग के अंदर। तो हर वो चीज जो मुझे यूजर को दिखानी है मैं बॉडी के अंदर डालूंगा, हर वो चीज जो मुझे ब्राउजर को बतानी है, यूजर से छुपानी है, मैं मेटा डेटा के तौर पे हेड के अंदर डालूंगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि HTML में कोई रूल नहीं है, आप ये ना भी दो तब भी कोड चलेगा, आउटपुट आपका आएगा। मैं हेड टैग हटा दूंगा तब भी कोड चलेगा, आउटपुट यही आएगा। मैं बॉडी टैग ना दूंगा तब भी कोड चलेगा, आउटपुट आएगा। मैं HTML ना दूं तब भी कोड चलेगा, HTML आएगा, क्योंकि रूल तो है नहीं, कंपाइल होता है नहीं, लाइन बाय लाइन लाइन पढ़ेगा, ब्राउजर दिखाता जाएगा। इसीलिए सबसे जबरदस्त आसान सिंपल लैंग्वेज है। फिर इसीलिए इसमें प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हुए, ठीक है। अब बात को गौर से समझो। हजरत अंग्रेज जिसने बनाया, आगे चल के उसने कहा कि नहीं यार तुम लोग इतनी ज्यादा आजादी में बैठे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन प्रोग्रामिंग में अच्छी बात नहीं है। तो उसने थोड़े कवायद और जवाबित बना दिए अंडर W3 कंसोर्शियम। एक चीज कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, W3C जिसे आजकल हम कहा जाता है। इसके तहत फिर HTML5 जो इस टाइम हम लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त जो हम HTML इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहलाती है HTML5 लेटेस्ट वर्जन। इस HTML के तहत हम कुछ रूल्स डिफाइंड हैं जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है।
ये भी अगेन अगर आप नहीं करोगे तो कोई सजा नहीं, कोई कंपाइल टाइम नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन रूल्स बनाए गए क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स के हिसाब से भी देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस। लैपटॉप्स अलग हैं, लैपटॉप की भी हर कंपनी अलग है, डेस्कटॉप अलग है, फिर मोबाइल अलग आ गया, टैबलेट अलग आ गया, 50 किस्म के ब्राउजर्स आ गए, ब्राउजर्स की भी स्क्रीन साइज का फर्क आ गया। ये सारे बहुत मेजर इश्यूज हैं। हार्डवेयर अलग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एंड्रॉइड अलग, विंडोज अलग, मैक अलग, लिनक्स अलग, यूनिक्स अलग। एंड्रॉइड के भी बहुत सारे वर्जन हैं, लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। सो टू इंश्योर कि यार आपकी वेबसाइट हर ब्राउजर पे, हर डिवाइस पे, हर मीडियम पे प्रॉपरली नजर आनी चाहिए, उसके लिए एक कंसोर्शियम बनाया और उसने कुछ गाइडलाइंस दे दी। उस गाइडलाइन का हिस्सा है कि यार आपका हर HTML पेज HTML से स्टार्ट हो, HTML पे खत्म हो, हेड टैग दो, उसमें मेटा डेटा डालो, बॉडी टैग हो, बॉडी। दूसरा, मैं HTML कैपिटल में लिखूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये गाइडलाइन कहती है HTML5 की स्मॉल में लिखो बेहतर है, ठीक है। वो ये कहता है कि नहीं लिखोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप स्मॉल में लिखोगे ना तो एक रूल में, स्टैंडर्ड में फॉलो हो जाएगा। तो जितने भी अब हम HTML के टैग्स देखोगे वो सब के सब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है डॉक टाइप HTML। ये उसूलन HTML का हिस्सा नहीं है, एज अ मेटा डेटा डाला गया। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट इतनी वसी हो चुकी है, उसमें इतनी फाइल्स जा रही हैं, HTML अलग फाइल, CSS अलग फाइल, जावास्क्रिप्ट अलग फाइल, रिएक्ट की अलग फाइल्स हैं, PHP की अलग फाइल्स हैं, फिर टेक्स्ट फाइल से लेकर मीडिया फाइल्स। तो ब्राउजर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ टाइप की फाइल मुझे दिखानी है। तो ये मेटा डेटा ब्राउजर को बताने के लिए कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारा जो लोड हो रहा है, ये एक्चुअली HTML का डॉक्यूमेंट है। तो ये मेटा डेटा के तौर पे हम डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं, ठीक है। फिर इसमें आ गया लैंग्वेज इंग्लिश। अब ये एज एट्रीब्यूट मैंने टैग के अंदर डाल दिया। इसका मतलब है ये मेटा डेटा है बताने के लिए कि भाई मैं अंग्रेजी में पेज बना रहा हूं, इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो डेटा है वो इंग्लिश का है। अगर आप नहीं दोगे कोई इशू नहीं है, डिफॉल्ट में वैसे ही इंग्लिश ही है। लेकिन अगर आप उर्दू में वेबसाइट बना रहे हो, सिंधी में वेबसाइट बना रहे हो, प्रोजेक्ट आया है आपका सऊदी अरब से, अरबी में आपको वेबसाइट बनानी है, या फ्रांस से वेबसाइट आई है इसमें फ्रेंच लिखनी है, तो अब ब्राउजर को बताना होगा कि यार टेक्स्ट जो तुम्हारे पर डिस्प्ले होगा ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड उर्दू का नहीं है, अरबी का है, अरबी का नहीं है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का नहीं है, फ्रेंच का है। तो उसके लिए ये मेटा डेटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कानून रूल नहीं है, नहीं लिखोगे तो एरर नहीं है, लिखने से ब्राउजर को पता चलेगा, ताकि वेबसाइट दुनिया में कोई भी, कहीं भी, किसी भी ब्राउजर पे, किसी भी और डिवाइस पे, किसी भी स्क्रीन साइज पे जब देखे तो करेक्ट वेबसाइट आपकी सही नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से हेड के अंदर मेटा डेटा एक टैग आ जाता है, कैरेक्टर सेट UTF-8, ये बताता है कि मैं UTF-8 यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 स्टैंडर्ड है, वो हम यूज कर रहे हैं आजकल। ये फिक्स्ड है, हर वेबसाइट में इससे कॉपी मारना है, पेस्ट मारना है, ठीक है। अब ये रहा टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। एवरी सिंगल वेबसाइट, वेब पेज दैट इज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड as well as that you will be developing will use the same thing। ये पूरा हम फॉर्मेट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं हर पेज के अंदर। डॉक्यूमेंट टाइप दे दिया, मेटा डेटा, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया, और HTML स्टार्ट किया, सॉरी HTML क्लोज किया, HTML के अंदर हेड टैग आ गया, बॉडी टैग आ गया, हेड के अंदर कुछ मेटा डेटा टैग आ गया। टाइटल टैग का क्या मतलब? जब ब्राउजर को हम खोलते हैं ना, ब्राउजर के ऊपर, वेबसाइट को ब्राउजर के ऊपर, तो एक टैब उसके ऊपर नाम आ जाता है, तो ये टाइटल उस टैब का नाम है। एक्चुअली ये भी ब्राउजर को बताने के लिए कि ये पेज जो आप दिखा रहे हो उस पेज का नाम क्या है, ठीक है। फिर बाकी के कंटेंट यहां पर आ गए। मैं भी इस H1 पैराग्राफ पे आता हूं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा HTML का स्ट्रक्चर बैठता है। डॉक टाइप जो है वो डिक्लेरेशन है HTML5 के अंदर मेटा डेटा की। HTML का कंटेंट स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, एवरी वेबसाइट यूजेस दिस सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। हर वेबसाइट के अंदर अब जो हमें HTML में पढ़ना है वो हमारे पास ये टैग्स हैं, ठीक है। अब HTML का जो असल गेम है वो टैग के ऊपर है।
टैग का स्ट्रक्चर ये कि एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुए, एंगल ब्रैकेट क्लोज, टैग का नाम आएगा, कंटेंट जो भी होगा इधर आएगा, टैग क्लोज होगा, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग। HTML5 के मुताबिक ये हर टैग जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसको क्लोज लाजमी करना। अब ये पूरी HTML फिलॉसफी यहां पे हुई खत्म, बस। ठीक है, HTML में हमें जो चीज समझनी थी वो यहां तक थी, उसका स्ट्रक्चर और फिर टैग। HTML बेसिक पूरी यहां पे हुई। अब आगे का जो गेम है ना, वो ये टैग्स के नाम है। ठीक है, जैसे HTML से HTML आएगा, हेड से हेड बनेगा, टाइटल का टैग है, बॉडी का है। अब अगर मुझे हेडिंग्स देनी है, अब मुझे वेब पेज बनाना है, तो सबसे पहले हेडिंग आएगी, तो मुझे क्या होगा, हेडिंग का एक टैग होगा H1 करके। अब मुझे टैग ढूंढना है कि यार हेडिंग के लिए कौन सा टैग है, तो हमने कहा अच्छा हेडिंग के लिए जो है ना आपका H का 1 टैग है। H1 का मतलब लार्ज साइज, फिर H2 उससे थोड़ी छोटी, फिर H3 उससे थोड़ी और छोटी, फिर H4, H5, H6, 6 हेडिंग्स आती है हमारे पास। फिर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट कैसे लिखूं, उसके लिए एक पैराग्राफ टैग है, ये रहा पैराग्राफ टैग। अब यहां पे सिर्फ P लिखा है, लेकिन हम अभी पढ़कर आए कि हर टैग स्टार्टिंग भी है, उसी का एंडिंग भी है, बस। इसी तरह मुझे अब इमेज डालनी है, यार इमेज डालनी है, इमेज कैसे डालेंगे, टैग होगा। टेबल डालनी है, टैग होगा। सर लिस्ट बनानी है, टैग होगा। लिंक डालना है, टैग होगा। बटन डालना है, टैग होगा। एवरीथिंग दैट नाउ यू सी इन योर वेबसाइट, अब ऑब्वियसली हर किसी ने वेबसाइट इस्तेमाल की हुई, हर चीज जो आपको वेबसाइट पे नजर आती है ना, दरअसल बैकएंड पे उस भाईजान का एक टैग है। हमारा काम अब सिर्फ इतना है कि किस चीज का क्या टैग है वो देखना है। ठीक है, हर चीज का ये काम है। यहां तक बात समझ में आई? बस HTML कुल पीरा दी खैर खलास। अब क्या करना है, अब प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है। अब आप नोटपैड पे लिखो HTML, तब भी बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। डॉक्यूमेंट टाइप दिया मैंने, HTML हेड बॉडी, सेव करेंगे .html करके, और उसको फिर हम ब्राउजर पे जाके फाइल को ओपन करेंगे, बस ये HTML का है। ठीक है, फाइल नोटपैड में लिखो, नोटपैड प्लस प्लस पे लिखो, VS कोड में लिखो, कोड ब्लॉक्स में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, आपकी मर्जी। फॉर माई सेक आई विल बी यूजिंग VS कोड। ठीक है, प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमनली आजकल दुनिया भर में VS कोड इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत अच्छी एक्सटेंशंस वगैरह हैं। तो हम आगे अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे हम VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर दैट फ्री सॉफ्टवेयर है, हजरत गूगल पे जाओ, वहां जाके लिखो कि भाईजान डाउनलोड VS कोड, गूगल भाई आपको बता देगा कि यार एथेलाई लिंक। अब वो जो लिंक आई बैकएंड पे, अब आपको पता है उसके पीछे भी एक टैग होगा। खैर, हमने लिंक पे क्लिक किया, VS कोड का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया जबरदस्त कहानी हुई। VS कोड पे जाके डाउनलोड करें, आपके पास सिंपल सा VS कोड फ्री डाउनलोड हो गए, इंस्टॉल होकर आ जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फिर हम जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल में जाके न्यू फोल्डर करके न्यू फाइल किया और HTML लिखना शुरू किया। ये एज सिंपल एज दैट है। ठीक है, ये आई थिंक सबको आता होगा, किसी को एक्स्ट्रा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो वंस यू डू दैट, दैट कंप्लीट्स द थिंग। अब आगे की जितनी थ्योरी है फिलहाल यहां पर खत्म। सो ओपन योर VS कोड्स, न्यू फाइल में गए, न्यू फाइल बनाई, कोड उस पर लिखा, सेव एज HTML किया। ठीक है,